नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस शिक्षाविद से मिलने जा रहे हैं, जिनका अपने आप में एक बहुत बड़ा तजुर्बा है शिक्षा के क्षेत्र में, 45 साल तक इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करी है। इन्होंने दिल्ली सरकार के विभिन्न स्कूलों को मैनेज किया है, उनको हेड किया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर शबाना नज़ीर से। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका इतना लंबा कैरियर शिक्षा जगत में रहा है, बच्चों के साथ रहा है, तो सबसे पहले आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने कैसे देखा इस सारे प्रोसेस को? देखिए, मैं बहुत यंग एज ही कहूँगी, 21 साल की थी। तो बीएड करते ही फ़ौरन मैं एजुकेशन में आ गई और मैं इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि बीएड का रिज़ल्ट निकलने से पहले मुझे जॉब मिल गया था, जो कि अब ख्वाब सा लगता है। और उसमें मैंने अपने इस क्षेत्र को क्यों चुना, इसके लिए भी मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बन जाते हैं तो हम डील किससे करते हैं? फाइलों से, कागज़ों से। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम लिविंग ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। फाइलें वैसी ही हैं, हम आएंगे किसी भी ऑफिस में आएंगे, सेम पेन स्टैंड रखा है, कागज़ रखे हैं, फाइलें रखी हैं। लेकिन जब हम क्लास में आते हैं तो हर रोज़ हमें क्लास बदली हुई दिखती है। हर बच्चे के चेहरे पे अलग एक्सप्रेशन होता है। हम वहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं और वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स आपको हमेशा लाइव रखते हैं। तो इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र की तरफ आकर्षित हुई और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जब कदम रखा तो मैं असिस्टेंट टीचर से मैंने शुरू किया। इसलिए मैं अपने आप को ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई टीचर मानती हूँ। और वहाँ से करते करते मैं फाइनली यूपीएससी से सेलेक्टेड प्रिंसिपल रही और फिर मैंने एक लंबे अरसे तक 25 साल का जो मेरा कैरियर है, अपने पूरे टीचिंग कैरियर में 25 साल मैंने एज हेड ऑफ़ द स्कूल दिल्ली सरकार की स्कूल की प्रिंसिपल के हैसियत से गुजारा। और वो स्कूल हेड किए जो नर्सरी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक थे, जिसमें यूपीएससी वालों को सबसे पहले रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ के स्कूल में भेजा जाता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट पोस्टिंग मानी जाती है। तो बड़े बड़े स्कूल्स थे और अपनी अपनी पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स को लेके थे, लेकिन बहुत मज़ा आया अपने पूरे कैरियर। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे मन में, मेरे को हमेशा से लगा है। जब भी मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, हम लोग अलग-अलग स्कूलों में जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, तो बच्चा आपके पास छोटा बच्चा आता है, क्लास फर्स्ट में आया, सेकंड में आया और 12th तक रहता है। तो वो आपने पूरी ग्रोथ देखी है बच्चों की। और जब मैं जाता हूँ, मुझे बच्चे को देख के ऐसा लगता है मन में कि ये बच्चा जो उसको हम सामने देख रहे हैं, ये कल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, ये आईएएस होगा, कल पीसीएस होगा, किसी बड़ी पोस्ट पर। मेरे को अंदर से ऐसा लगता है, मेरे को फील होता है। तो आपने इतनी बड़ी जर्नी है, आपके अंडर से हज़ारों बच्चे पढ़ के निकले हैं, तो आपको कैसा फील होता था? मुझे सच में डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो पढ़ा रहे हैं, तो गलत तो नहीं पढ़ा दें, क्योंकि ये फ्यूचर है इंडिया का। सबसे पहले मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करूँगी। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कि कोई पुण्य किया तो वो हमेशा चलता रहेगा। उसके लिए एक टिपिकल वर्ड है सवाब जारिया, कि जो आपने अच्छा किया, जो पुण्य है वो चलता रहेगा। अगर आपने एक प्याऊ लगा दिया तो वो जब तक लोग पानी पी रहे हैं उसका पुण्य चलता रहेगा। मैं अपने टीचर्स को भी कहती थी, और मैंने कहीं ये सुना था कि अगर किसी टीचर ने गलत एजुकेशन दे दी और वो आगे चलती रही तो उसका जितना गलत इफेक्ट होगा वो भी उस टीचर के सर पर जाएगा जी। उसका गुनाह भी, वो गुनाह जारिया है, वो गुनाह भी लगातार उसको मिलता रहेगा। इसलिए एक टीचर को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ, बहुत एहतियात के साथ अपने इस काम को निभाना है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि वो उसके पास जो बच्चा आया है बिल्कुल फॉर्मेटिव एज में आया है। बिल्कुल। और उस नन्हे से पौधे को एक बड़ा दरख्त बनना है। और अगर उसको सही तरीके से हमने उसकी परवरिश की तो डेफिनेटली हम एक अपने देश की भी सेवा करेंगे, इंसानियत की सेवा करेंगे और हम अपनी भी सेवा करेंगे। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम नौकरी भी करते हैं, हम पैसा भी कमाते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सोशल वर्क भी करते हैं। तो एक ऐसा काम, उसमें अगर हमें अपने
जो हमारा एक सर्कल है, जो दायरा है हमारी ड्यूटी का, अगर हम उससे आगे भी जाके काम करें तो वही एक अच्छा टीचर कहलाएगा। और अभी आपने सुना होगा कि शंकर दयाल शर्मा साहब एक जगह गए और एक बहुत सीनियर ऑफिसर उस मुल्क के अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव करने आए, क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थे। हमें भी, हम जब कहीं जाते हैं अपने स्टूडेंट्स मिलते हैं तो लगता है कि हाँ, और जब वो कहते हैं मैम आपने ये बताया था, ये बताया था, तो लगता है कि शायद हमने अपने करियर के साथ इंसाफ किया। मैम, जब आपने अपना कैरियर शुरू किया तो बेसिकली इंडिया एक एक पूरे बदलाव के दौर में गुजरा है, उस पूरे पीरियड में, और अभी भी चल ही रहा है। एजुकेशन में ख़ास तौर पे हमने जो हमारे 7 देश आज़ाद हुए थे और उसके मुकाबले एजुकेशन में हमने बहुत लीड किया। उसी की वजह से जो आज हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखते हैं, इंडिया की ग्रोथ देखते हैं, इंडिया की प्रोग्रेसिव छवि देखते हैं बाहर, वो इसी वजह से जो एजुकेशनल जो हमने उस पीरियड में काम किया, जो एजुकेशन में IITs में, IIM में, छोटे स्तर पे इवन एक बहुत बड़ा अभियान चला, वो आपके दौर का ये कि प्रौढ़ शिक्षा का भी चला, कि हमारे यहाँ जो पुराने लोग थे उनको क ख ग भी नहीं आता था, तो एक वो भी चल रहा था, टीवी पे ऐड आता था प्रौढ़ शिक्षा के लिए। तो वो पूरा पीरियड आपने देखा, तो क्या स्ट्रगल था जो शुरुआती दौर का, क्या स्ट्रगल था, किस तरह से एजुकेशन को भी स्ट्रीमलाइन हो रही थी अभी धीरे 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 धीरे? देखिए, मैं फिर अपने आप को कहूँगी कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक ऐसे बाप की बेटी हूँ जो खुद एजुकेशन को बहुत वैल्यू करते थे। मेरी माँ बाप दोनों, मेरे फादर खुद एक बहुत अच्छी पोजीशन पे बहुत अच्छे राइटर रहे। तो हमें ऐसा नहीं था कि हमारे लिए किसी भी किस्म की कोई बंदिश हो, ना हमें पढ़ाई में कभी कोई बंदिश हुई, ना हमें किसी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए कोई बंदिश हुई। लेकिन हमारी जो फैमिली में जो हमारे काउंटर पार्ट या हमारे हम उम्र लड़कियाँ थीं, उनको उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी कि सपोज हमें तो स्टेज ड्रामा भी करने की परमिशन थी, वो ये तो सोच के हैरान हो जाती थी। तो वो था, और हमें, मुझे लगता है कि ऐसी जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ बहुत कम थी उस वक्त, और उन पर काफ़ी पाबंदियाँ थी। फिर जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो जो आपने कहा प्रौढ़ शिक्षा मुझसे पहले थोड़ी हुई होगी, लेकिन जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की उस वक्त ईच वन टीच वन चला था, और मैं दिल्ली सरकार के NSS विंग में और ईच वन टीच वन जो था उसमें काफ़ी एक्टिव रही हूँ। और मैंने उसके सेंटर्स भी चलाए ईच वन टीच वन में, और हम बच्चों को पढ़ाते भी थे, बड़े बच्चे। और एक मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि उस वक्त मैं जिस स्कूल में थी वो ओल्ड दिल्ली के पास था। हम वहाँ पे गए और एक स्कूटर गैराज में जो लड़के काम कर रहे थे, हमने उनसे पूछा कि भाई कितने पढ़े हुए हैं आप? तो उन्होंने बताया मामूली सा पढ़े हुए हैं। तो हमने कहा पढ़ोगे? पढ़ेंगे मैडम। तो क्या पढ़ेंगे? सीधा इंग्लिश पढ़ेंगे। और उन्होंने उनसे हमने पूछा अच्छा ये बताओ कि क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि जब तक कोई रीज़न ना हो तब तक कोई काम इंसान दिल से नहीं करता। जी। तो बहुत अजीब लगा उस वक्त भी। उन्होंने कहा मैम हम ना यहाँ पे अपने पाना और जब पेचकस से खूब अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन हम ना बड़े से बड़े होटल का बिल पे कर सकते हैं, लेकिन हम जब मेन्यू कार्ड आता है पढ़ना ही नहीं आता जी। और उन्होंने कहा कि हम दोस्त जाते हैं और ऐसे टहलते हुए जाते हैं, देखते हैं टेबल पे क्या क्या है, और फिर कहते हैं उस टेबल पे जो डिश है ना वो चाहिए, उस टेबल पे जो डिश है वो चाहिए। तो मैम कम से कम इतना कर दीजिए कि हम ना मेन्यू कार्ड वगैरह पढ़ सकें। तो हमने वो टीच वन ईट वन का भी करेक्ट किया, उसमें बुजुर्ग लेडीज़ ने भी कुछ अपना शो किया। कुछ ऐसी लेडीज़ भी हमारे पास आई जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे तो कई बार हम थोड़ा पूरा नहीं बोल पाते, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर सकें, तो उन लोगों को भी हमने देखा। और वो दौर भी हमने देखा कि जब माँ बाप अगर आ जाते थे, सरकारी स्कूल में थी, उनको यही नहीं पता होता था हमारा बच्चा किस क्लास में और किस सेक्शन में है। लेकिन होते होते हमने देखा कि अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स का भी पढ़ाई की तरफ रुझान काफ़ी आ गया है, वो अब बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो भी देने लगे हैं। तो धीरे धीरे ये सब बदलाव हमने देखे अपने लाइफ में। और एक बहुत बड़ा बदलाव जो अब आया लॉकडाउन के टाइम, उसको तो आप जानते ही हैं सब लोग। जब वो लॉकडाउन की आपने बात करी, लॉकडाउन से इंडिया में एक ऑनलाइन एजुकेशन का उदय हुआ। चल तो रहा था पहले से भी, छोटा मोटा बहुत सारे लोग कर रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन का उदय हुआ। तो अभी फिर अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बच्चे अब ऑफलाइन भी जाने लगे हैं, तो अब एक मिक्स अप्रोच शुरू हुआ है इस टाइम, ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक मिक्स अप्रोच शुरू हुआ है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि
आखिरी छोर तक पहुंच पाना, बेस्ट टीचर से दिल्ली में हैं, बड़े स्कूलों में हैं, वो सब जगह तो जा नहीं पाएंगे, तो ऑनलाइन का कहीं ना कहीं तो योगदान रहेगा ही। तो आप उसको किस तरह देखते हैं, हम उसको कैसे कर सकते हैं कि आखिरी छोर तक जाए, आखिरी छोर के बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, अगर वो है तो मिल पाए, आप कैसे देखते हैं? ऑनलाइन जब टीचिंग आई, एक तो ऑल ऑफ अ सडन आई, जी 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 उसके लिए ना हमारा सिस्टम तैयार था, जी ना हमारा समाज तैयार था। जी सिस्टम तैयार नहीं था, टीचर्स को ऑनलाइन कैसे पढ़ाना नहीं पता था, जी, और बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ना है वो अब तक भी नहीं पता। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और उस वक्त मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि उस वक्त टीचर्स प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पे बहुत छोटी छोटी तनख्वाहें होती हैं, ऐसे टीचर्स थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे जी, और वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे अच्छा, कि कैसे पढ़ाएं। एक तो उनसे पढ़ाना नहीं आ रहा था पहले, उन लोगों को गाइड करना, फिर उसके बाद जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे पढ़ाएं, ये भी एक मसला था। फिर क्या हुआ, उस वक्त हमने कर तो दिया, क्योंकि तब हमारे पूरे समाज को ये लगा, हमारी सरकार को भी ये लगा कि दो ही चीज़ें हैं जिनके बिना जिंदगी का मकसद नहीं है, एक मेडिकल और एक एजुकेशन, और इन्हीं दोनों को सबसे पहले रिवाइव किया गया। जैसे ही मेडिकल से ज़रा सा होश आया तो एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी गई। लेकिन उस वक्त हमारा जो पलायन कर चुके थे यहाँ से लोग, गाँव में चले गए, वहाँ पर अब हमें देखते हैं कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल, नॉट फॉर एजुकेशन ओनली फॉर एलीट क्लास। अब ये स्मार्टफोन हम अपने सब हम क्रीम को तो नहीं देखेंगे ना, ये तो क्रीम है जो हमें दिख रही है जी। हम यहाँ पे कभी नीचे तो जाके देखिए तलछट में क्या है हिंदुस्तान की जी जी, तलछट में वो है कि जिनको खाने को नहीं है, कितने परसेंट ऐसे होते हैं जी हमारी पॉपुलेशन, तो वो लोग स्मार्टफोन कैसे अरेंज करते, स्मार्टफोन किसी तरीके से अरेंज कर लेंगे, पूरे खानदान में एक स्मार्टफोन है, हस्बैंड ऑफिस लेके जाए या हस्बैंड अपना काम ऑनलाइन करे या बच्चे को दिलाएगा पढ़ने के लिए दे, ये एक मसला था। वो किसी तरीके से बच्चे दो तीन बच्चे एक साथ एक फोन यूज करने लगे, नेट की प्रॉब्लम थी। तो एक दो ये प्रॉब्लम। दूसरे क्या है कि ऑनलाइन टीचिंग जो है बहुत मिक्स चीज़ है जी। जैसे अभी आपने कहा कि अभी आखिरी छोर तक एजुकेशन पहुंचती, करेक्ट, दिस इज द ब्राइटर साइड, कि वो बच्चा जो बिल्कुल रिमोट एरिया में बैठा है उसके अंदर पढ़ने की चाह है, तो वो ऑनलाइन जाके अच्छे से अच्छे टीचर से पढ़ सकता है, अच्छे से अच्छे कोर्स देख सकता है, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देख सकता है और वो अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स है तकरीबन 8वीं क्लास तक तो डेफिनेटली, ये जो नर्सरी और केजी और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी ऑनलाइन होने लगा, ये मुझे लगता है कि ये जो है ये हेल्पर करता है बच्चों को। मैम आपसे जैसे कि अभी तो हम ऑनलाइन का क्या कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन में और बात कर रहे थे, जब हम +2 लेवल पे जाते हैं और हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उस पर्सपेक्टिव से आप क्या देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन का जो ब्लेंडिंग है इस टाइम, वो कैसा रहेगा फ्यूचर के लिए हमारे? देखिए, मैं इसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। हायर एजुकेशन, मैंने जैसे शुरू में भी कहा था आपसे कि 8वीं तक तो ना मुझे लगता है कि बच्चे को टीचर का पर्सनल टच बहुत ज़रूरी है। और जब हम 11th-12th की बात करते हैं और हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तब तक बच्चा ना सीरियस हो चुका होता है और उसको खुद पता होता है कि मुझे क्या करना है। और फिर कि वहाँ पर जाके वही बच्चे आगे आना चाहेंगे जो बच्चे जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं, और जो जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है वो बच्चा सिर्फ क्लासरूम की स्टडीज़ तक अपने आप को लिमिट नहीं करता, फिर वो ऑनलाइन जाता है, फिर वो ऑनलाइन जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है, और वहाँ पर फिर नेक टू नेक फाइट शुरू होती है जी। तो वहाँ के लिए, उस नेक टू नेक फाइट के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत फ्रूटफुल साबित होगी, और जब वो कंबाइन हो जाए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि एक कोई एक्स टीचर से बच्चा पढ़ रहा है लेकिन कोई वाई टीचर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में उससे कहीं अच्छा पढ़ा रही है, तो वो बच्चा अपना भी पढ़ेगा और उस वाई एक्स जो टीचर है उससे भी, उसके भी देखेगा क्लासेस को। ये भी है कि कुछ पेमेंट करने के बाद आप उस क्लासेस को अटेंड भी कर सकते हैं। तो जब हम इतना सब कुछ करते हैं तो डेफिनेटली एक वो जो सिर्फ
क्लासरूम टीचिंग तक ही अपने आप को लिमिट कर रहा है, और एक वो बच्चा जो एक्स्ट्रा एफर्ट करके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरी क्लासेस से भी ग्रैब करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली वो स्कोर करेगा बेटर, और वो उसका फ्यूचर भी बेटर जी। होगा। अच्छा, एक चीज़ और अब देखने में आई है कि बीएड करके टीचर्स तो लग जाते हैं, पर एक क्वालिटी एजुकेशन का जो वो नहीं है, उनको ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है, क्योंकि आप खुद शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, आपने बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग भी देती हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमी रह रही है? हमें और क्या करना चाहिए कि टीचर्स की भी क्वालिटी इंक्रीज़ हो? क्योंकि चीज़ें भी बदल रही हैं, टेक्निक्स बदल रही हैं, तो कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मुझे बहुत मन को बड़ा भारी लगता है ये कहने में, लेकिन दुकानें खुल गई हैं जी। बीएड की। जी, जी। एनटीटी करवा दिया, बीएड करवा दिया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, जी। और डिग्री में मिल गई आपको और आप एलिजिबल हो गए। इसीलिए जब हम लोगों ने ये देखा कि हमारी टीचर्स जो आ रही हैं उनके पास फर्स्ट क्लास बीएड की डिग्री है, लेकिन जब हम क्लासरूम में जाके उनकी टीचिंग को देख रहे थे तो इट वाज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि टीचिंग करने के लिए भी कोई खेल नहीं है, इसके लिए एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड चाहिए। एक टीचर के लिए भी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो प्री रिक्विजिट है एक पर्सन के अंदर के एक टीचर बनने के लिए। हम उन चीज़ों की कमी महसूस कर रहे थे, और उसी की वजह से आप देखिए जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और हमारे बाद भी के अपॉइंटमेंट, तब सिर्फ इंटरव्यू हुआ करते थे, लेकिन अब बाकायदा उनका सीटेट एग्ज़ाम जी, जी, होता जी। है, और उसको किया। सीटेट एग्ज़ाम की इन सब की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें ये लगा कि जहाँ से भी ये लोग बीएड करके आ रहे हैं वहाँ वो बात नहीं है जो बात के एक पहले जो हमारा बीएड होता था उसकी बात हुआ करती थी। हमारी क्लासरूम टीचिंग होती थी, जान निकल जाती थी कि हमारे पास हमारे सुपरवाइज़र में चेक करने के लिए आ रहे हैं, और फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म लेसन होता था जिसमें हमारी पूरी क्लास के 10-12 लोग बैठे होते थे और वो नोट कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं आपके अंदर पढ़ाने में। वो सब चीज़ें घर बैठ के जब हमें डिग्री मिलती तो सब चीज़ें नहीं आती। जी। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं टीचर के अंदर, एक अच्छी टीचर के अंदर, जो कोई नहीं सिखा सकता। वो अगर वो टीचर खुद ही टीचर बनना चाहती है तभी उसके अंदर इनकलकेट हो सकती है। जी। एक टीचर है जिसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जी। हम एक ही सब्जेक्ट, सपोज मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, मैंने एक सेक्शन में पढ़ाया और मैं वो दूसरे सेक्शन में पढ़ाऊंगी, रिजल्ट दोनों का अलग होगा, बच्चों का रिएक्शन दोनों क्लास का बिल्कुल, अलग होगा, बिल्कुल। बच्चों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होगा। तो टीचर को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जी मैंने ये चीज़ें ये सेट किया मैटर तो यही होगा, नो। तो आपको अडॉप्टेबिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक सपोज़ एक बहुत साउथ दिल्ली का बड़ा एलीट लोकेलिटी में सरकारी स्कूल है, वहाँ के बच्चे, सपोज़ मैं कहती हूँ अगर लोधी कॉलोनी है, पंडारा रोड है, यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में आ रहे हैं। कम से कम जो बच्चा आएगा वहाँ पर वो वहाँ की किसी सरकार के पीएन का बच्चा आएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं वही आपसे कहूँ कि त्रिलोकपुरी का स्कूल है या ओखला का स्कूल है, तो वहाँ पे बच्चा जो है बिल्कुल ऐसा भी आएगा जिसको की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, जिसका एक्सपोजर नहीं होगा। जी। एक पंडारा रोड का बच्चा, एक पीएन का बच्चा भी जो है उसका भी एक्सपोजर कहीं ज़्यादा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि उसके जो फादर हैं या मदर जो भी हैं, अगर वो पीएन है तो वो अपने बच्चे को वो बनाना चाहते हैं जिस ऑफिसर का वो पीएन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और एक दुकानदार का बच्चा, या सॉरी मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, लेकिन उनका जो बेंट ऑफ माइंड होता है वो पैसे की तरफ होता है बिल्कुल। कि पैसा कितना कमा लेगा। तो एक टीचर जो कि एक टीचर है, जो उसका आज अगर वो किसी पॉश कॉलोनी के स्कूल में है, कल को वो किसी रीसेटलमेंट कॉलोनी के इसमें, तो उसको उसके हिसाब से अपने लेसन को, अपने बिहेवियर को, अपने एग्जाम्पल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अच्छा टीचर अपने सब्जेक्ट अगर चाहता है कि बच्चे उसको सही इस तरीके से समझे, तो उसको अपने सब्जेक्ट को बच्चे की ज़िंदगी से जोड़ना पड़ेगा। एक टीचर जो कि दिल्ली में पढ़ा रहा है, अगर उसको हम किसी देहात के स्कूल में भेज दें
तो उसको उनके स्कूल से जोड़ना पड़ेगा, उन बच्चों की जिस बैकग्राउंड से वो बच्चे आ रहे हैं, जिस फैमिली से वो बच्चे आ रहे हैं, एग्जाम्पल वहाँ से लेने पड़ेंगे जी। तो ये एक टीचर की अडॉप्टेबिलिटी भी होगी, ये एक टीचर का की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, एक टीचर का अपने आप को बच्चे के लेवल तक ले जाना होगा। एक टीचर जो है उसे गाइड भी बनना है, एक टीचर के अंदर एम्पैथी होना बेहद ज़रूरी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, एक टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ शुड बी ए कॉन्स्टेंट लर्नर। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लास्की वॉज एन एजुकेशनिस्ट और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई टीचर वही सब्जेक्ट जो उसने अपने टाइम में पढ़ा था वही बच्चों को पढ़ा रहा है तो ऐसा है कि जैसे वो काई वाला बासी पानी पिला रहा है। और एक वो टीचर जो अपने सब्जेक्ट नॉलेज को, अपने नॉलेज को रिफ्रेश करता जा रहा है बदलते हुए टाइम के साथ, वो है जो बहते हुए झरने का ताज़ा पानी अपने बच्चों को पिला रहा है। बहुत खूबसूरत। तो एक टीचर को एक कांस्टेंट लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो सीखने की जिज्ञासा है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और मेरे मन में था कि आप सोशल वर्कर भी हैं, आपने बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया है, ऐसी कॉलोनीज़ में काम किया, ऐसी जगह काम किए हैं जब बच्चों को अवसर ही नहीं मिल पाते ना पढ़ने के या और चीज़ों के भी। तो मेरे को थोड़ा उसके बारे में आप बताइए, किस तरह से आपने वो शुरू किया, अभी क्या चल रहा है, बच्चियाँ कैसे आगे प्रोग्रेस कर रही हैं? देखिए हमारी बच्चियाँ, ये मुझे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ जब मैं, क्योंकि रीसेटलमेंट कॉलोनी और मैं पुरानी दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी भी है और एजुकेशनली बैकवर्ड, वहाँ मुझे में एहसास हुआ। और दूसरा ये कि ये कहा तो ज़रूर जाता है कि जी लड़कियाँ पढ़ाई में पीछे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग लड़के पढ़ाई में पीछे हैं। अच्छा। जी। एक ही फैमिली, ये मैंने देखा कि एक ही फैमिली के जो हमारे सर्वोदय विद्यालय होते हैं तो वहाँ पर मॉर्निंग में ज़्यादातर कन्या विद्यालय होता है और इवनिंग में बाल विद्यालय होता है, SKV एंड SBV। वहाँ पर हमेशा SBV का ज़्यादातर रिजल्ट कम ही रहता है। तो हमने, हमारे डिपार्टमेंट ने, हमने इस बात पे शोध किया कि देखिए हमारे जो एरिया है सेम एरिया है, उसी एरिया की लड़कियां हमारे पास आ रही हैं, लड़के वहाँ जा रहे हैं, लड़कियों का रिजल्ट बेटर है, लड़कों का रिजल्ट कम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब कहीं पर भी आप उठा के देख ले, अवार्ड मिल रहे हैं तो लड़कियों को ज़्यादा मिल रहे हैं, पोजीशन लड़कियों की ज़्यादा आ रही है। तो मुझे लगता है कि लड़कियों को जितना मौका मिलता है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और लड़कियाँ पढ़ाई में आगे हैं। जो पिछड़ा हुआ है वो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, जो हमारी लड़कियों को मौका नहीं दे रहा, या तो डर से या अपनी जहालत से। क्योंकि जब जब मौका मिला है लड़कियों ने अपने आप को प्रूव किया। इक्वल फैसिलिटीज़ आप देखिए, लड़कियां विल प्रूव बेटर। तो लड़कियों को ने जब फिर मुझे लगा कि ये लड़कियां जो कर रही हैं काम, तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिसने कुछ अचीव किया है, हाई अचीवर्स को, उन्हें हम हाईलाइट करें, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो और बच्चों तक पहुँचे ताकि उनका मोटिवेशनल लेवल ऊपर हो। तो हमने उन लोगों के लिए एक बेंचमार्क रखा कि जितने बच्चे जो हैं वो सपोज 90% से ज़्यादा लेके आएंगे तो हम उन बच्चों को एक स्पेशल एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम उस बच्चों को अवार्ड देंगे। फिर हमने कुछ, सपोज़ मैंने अपने फादर, अपने हस्बैंड, उनके नाम से उनके जो फेवरेट सब्जेक्ट थे उसमें जो पूरी दिल्ली में टॉप करेगा हम उसको देंगे, सपोज़ 11,000 दे दिए, 10,000 दे दिए। तो वो भी हमने शुरू किया। फिर उसके साथ साथ जब हम सोसाइटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे वो जो मेड्स हमारे यहाँ आती हैं, हमने एक तो ये कि एक हमने स्लॉट दिया कि सपोज़ मेरे टावर में 20-25 घर हैं, कि मेरे टावर की जो मेड्स हैं उनके बच्चों को अगर किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो 5 से 6 बजे तक कभी भी मेरे पास आ सकते हैं पूछने के लिए, वहाँ पर वो आए। फिर मैंने अपनी सोसाइटी में कहा कि जिसके मेट के बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, जबकि अब के आजकल फर्स्ट डिवीज़न की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उनके लिए फर्स्ट डिवीज़न से पास होना भी ज़रूरी है। तो उनके लिए मैं बेंचमार्क नीचे लाई, उनके वो अपने रिपोर्ट कार्ड्स लेके आई, उनकी माओं को गिफ्ट दिए। बच्चों को तो दिए सो दिए, उस माँ का भी एफर्ट है कि जो घर घर जाके काम करके अपने बच्चियों को पढ़ा रही है। नहीं तो बहुत से वो कहते हैं घर संभालो, हम कमा के ला रहे हैं।
तो उन सब को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जब वो सामने आती हैं तो दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है उससे। और यही मेरी कोशिश है कि हम जो बच्चों की जो कामयाबी है उसको मंजर आम पे लाएं। और इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो जीतने वाले को हौसला मिलता है और दूसरे वालों को काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती है। मैम, आपसे हमने इतनी सारी बातें करी हैं, आपने हमारा बहुत ज्ञानवर्धन किया एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उस बारे में। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पर जाते जाते डॉक्टर शबाना नज़ीर जी का एक और पहलू है जो अभी हमने इसमें कहीं डिस्कस नहीं किया है। आप बहुत फेमस शायरा हैं, ठीक है। जाते जाते हमारे बच्चों के लिए कुछ मोटिवेटेड कुछ नज़्म आप प्लीज़। अभी आपने कहा तो अचानक मुझे एक बात याद, एक अपनी नज़्म याद आ गई, बच्चों के लिए है जी, वो। जी। और मेरे अपने 2 बच्चे हैं, तो वही बच्चे और वही सबके बच्चे हैं। 1-2 उर्दू के वर्ड्स उसमें आएंगे, मैं उसका मीनिंग बता दूँगी। जी। काश ऐसा न हो, मेरे आंगन में 2 फूल हैं, मेरे आंगन में 2 फूल हैं, मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए, उनकी खुशबू से महका है मेरा चमन, उनके नगमों से आबाद है प्यार की अंजुमन। ये महकते हुए फूल हैं ज़िंदगी के अमी, इनको ये है यकीन हर नई सुबह होगी ज़्यादा हसीन। इनके होठों पे लिखे हैं नगमे नए दौर के, इनकी आँखों में है ख्वाब दुनिया की तामीर के। और मैं जहर आलूद माने जहर में भरी हुई, मगमूम माने दुखी सोच में गम। और मैं जहर आलूद माहौल को देखकर दिल ही दिल में ही मगमूम और रंजूर हूँ। इन पे साया न पड़ जाए नफ़रत की तहज़ीब का, इनके ख्वाबों को डसले न आकर कोई नाक तखरीब का नाश, विनाश का नाम। जी। इनके ख्वाबों को डसले न आकर कोई नाक तखरीब का। सोचती हूँ अगर जंग की आंधियाँ साथ ले आईं तखरीब की बिजलियाँ, फिर उजड़ जाएंगे प्यार के गुलसितां, फूल बेरंग होकर बिखर जाएंगे, नफ़रतों ने उड़ाई जो चिंगारियाँ, फूल नाजुक बहुत है झुलस जाएंगे। काश ऐसा न हो, काश ऐसा न हो। मैं मोहब्बत की ताज़ा हवाओं की मुश्ताक हूँ, मुश्ताक माने इच्छुक। मैं मोहब्बत की ताज़ा हवाओं की मुश्ताक हूँ, अपने आंगन के फूलों की नाजुक हंसी के लिए, सारे आलम के फूलों की नाजुक हंसी के लिए, अमन के वास्ते ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।